आप अपना नाम बताइए, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मंजना है और मैं उत्तराखंड के निवासी हूँ। आप यहाँ पर लखनऊ में कब से हैं? मैं 2016 से 2018 तक रही हूँ यहाँ पर। लैंग्वेज पे रिसर्च भी किया है मैम के साथ, डॉक्टर कविता रुस्तोगी जी है, और उसके साथ मैंने लिंग्विस्टिक्स से पढ़ाई भी किया। मैं आपने मास्टर्स किया यहाँ पर? जी। आप उत्तराखंड में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? उत्तराखंड में जाड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। आपकी मातृभाषा है? मातृभाषा है जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6 लोग हैं। सभी लोग जाड़ बोलते हैं? हाँ, सभी लोग जाड़ बोलते हैं। मम्मी पापा है, 2 भाई है, 2 बहनें हैं। और आप हैं? जी, आपके साथ 2 बहनें? अच्छा, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी वगैरह नाना? नहीं, वो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो लेकिन आपने अपने मम्मी पापा को जाड़ बोलते हुए सुना है? जी। आपको भी बोलनी आती है? हाँ, आपके भाई बहनों को? हाँ, सबको बोलनी आती है। तो आपको क्या लगता है कि समय के साथ साथ भाषा का, जाड़ भाषा का जो प्रयोग है, आपके आसपास लोग ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस विषय में कुछ बताइए। नहीं मैम, वैसे पहले जो थे लोग, जनरली जो बच्चे होते थे स्टार्टिंग में हम अपनी लैंग्वेज से सीखते थे कि हाँ आ बोल, जैसे मम्मी को आ कहते हैं आ बोलो। आजकल क्या होता है, बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं, मम्मी सिखाती है मम्मी बोलो, पापा बोलो। अच्छा। स्टार्टिंग से ही मातृभाषा जो है लोग कम सिखाने लग गए हैं। जब भी बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो 1-2 लैंग्वेज सीख पाते हैं, या तो हिंदी सीखते हैं या इंग्लिश, ऐसे ही आजकल के जनरेशन में। आपके यहाँ जो स्कूल है, जाड़ स्कूलों में अगर आप वहाँ देखें, उत्तराखंड के स्कूलों में इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल होता है? हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है? क्या आपने कभी देखा है कि जाड़ का इस्तेमाल हो रहा है या सिखाया जा रहा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर हिंदी यूज करते हैं। अगर जैसे हम, मेरे साथ भी मेरी कोई फ्रेंड बैठी है स्कूल में, अगर वो हमारे जाड़ स्पीकर ही हुआ तो हम आपस में जाड़ करेंगे, अगर कोई आसपास नहीं हुआ तो लोग। क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड भी हैं जो शर्माते हैं, कहते हैं कि जाड़, कुछ है गांव के आसपास के जो लोग हैं जाड़ भाषा का मजाक उड़ाते हैं कि किस भाषा में बात कर रहे हैं वगैरह, तो कुछ उससे शर्माते हैं लोग कि हाँ मुझे एम्बैरेस फील ना हो उसमें। अच्छा, तो इस वजह से आपकी उम्र के लोग या आपसे जो अभी अगला जनरेशन भी है? हमारी उम्र में भी, हमारी उम्र के लोग भी हैं, अगले जनरेशन जो हमसे जो छोटे बच्चे भी हैं, वो तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर दे रहे हैं। मुश्किल से 1-2 सेंटेंस बोलते होंगे जो आजकल के जनरेशन में है उसमें, मगर हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोल लेते हैं। अच्छा, आपने कभी भी सोशल मीडिया वगैरह में भी कभी भी अपनी भाषा को ऐसे रिप्रेजेंट होते हुए देखा है? जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कोई वीडियो बना रहे हैं, जाड़ में बना रहे हों, या कोई डांस हो रहा हो तो जाड़ में हो रहा हो, या फिर कोई लिखित रूप उसका? नहीं मैम, आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये पहले था नहीं ये सिस्टम जो सोशल मीडिया वाला। लेकिन अब कुछ ये 1-2 सालों में लोग जाड़ लैंग्वेज की जो गीत है उसको गाते हुए, जो क्लासिकल डांस होते हैं वो गाते हुए वीडियो बना के भेजते हैं। अच्छा, तो आजकल ये होने लगा है। तो जब हम लोग जब गीत वगैरह की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग आपके संस्कृति के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ी जाड़ संस्कृति के बारे में हमें जानकारी दीजिए। आप लोग का कोई गीत फॉर्म है, डांस फॉर्म है, किस तरीके के है? गीत फॉर्म तो अभी मुझे तो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन 1-2 गीत हैं जो पुराने, जो लेडीज, मतलब बुजुर्ग लेडीज हैं, वही गाती हैं। जो कीर्तन, गांव में कुछ पूजा हो, त्योहार हो, उसी में जो ग्रुप बना के तो गाते हैं थोड़ा बहुत उसमें। और कल्चर की पूछ रहे थे आप? डांस फॉर्म? हाँ, डांस फॉर्म में रास डांस कहते हैं। अच्छा। जैसे कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के, कल हमारे जो यूनिफॉर्म होता, मतलब कल्चरल जो ड्रेस होता है वो पहन के हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना, बीच में ढोल बजाते हुए डांस फॉर्म। वही है जो मेन डांस फॉर्म है हमारा। तो वो किसी एक पर्टिकुलर त्योहार में होता है या किसी भी त्योहार में आप उसी तरीके से खुशी मनाते हैं डांस फॉर्म? त्योहारों में भी वही डांस चलता है, और लेकिन ये पूजा पाठ वगैरह हो गाँव में, नवरात्रि का हो, पावन अवसर हो, त्योहारों में, इन दोनों जगहों पे चल जाती है। अच्छा। त्योहारों में। और जो आप ड्रेस के बारे में बात करें तो कैसा होता है आपका पारंपरिक ड्रेस, थोड़ा बताइए। वो लॉन्ग साइड में होता है, फ्रॉक टाइप का। उसका कोई नाम? हमारी भाषा में तो कॉलक कहेंगे उसके। वेलवेट की तरह होता है, लेकिन वेलवेट भी नहीं होता पूरी तरह से, है वेलवेट की तरह हैवी ड्रेस होता है उसमें। और सफेद कलर का पट्टा होता है कपड़े का ही, कॉटन में, जिसपे कमर में बांध दिया जाता है लेडीज है उसके ऊपर। ये पहन लिया खुला। आजकल के जमाने में ये बटन होते हैं या फिर चैन होते हैं, उसमें नहीं होते हैं, जिसके एक के ऊपर एक रखते हैं आगे से पहन के, क्योंकि कमर में कमरबंद जैसे उसको बांध देते हैं 2-4 उसमें घुमा के। अच्छा, तो कमरबंद को कुछ बोलते हैं?
केरा केरा, सो कोलक और केरा, केरा। और ऊपर ब्लाउज जो होता है नहीं, वो ऊपर से ही होता है, एक अच्छा, साड़ी ऊपर से लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग ड्रेस, होता है। जो गाउन आजकल के डेट में जो गाउन कहते हैं ना, उसी सेम उसी होते हैं। तो आप लोग के समय में जैसा आप कह रहे थे कि गीत वगैरह होते हैं, कुछ अवसरों पर गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो कैसे कैसे अवसरों पे गाए जाते हैं? अगर मान लीजिए किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वैसे में कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं है, तो वो गीत पर्टिकुलरली किस मौके पे गाया जाता है? सिर्फ पूजा वगैरह में? पूजा में सिर्फ त्योहार होते हैं, नवरात्र हो गए, और गांव में कुछ होली के दिन पूजा होते हैं हमारे मंदिरों में, उस टाइम भी गाएंगे होली में। तो शादी वगैरह में? शादी वगैरह में ऐसे कोई पर्टिकुलर गाना नहीं है उसमें। अच्छा, शादी वगैरह में वैसे हिंदुस्तान के कई सारे जगहों में, कई सारे कल्चर्स में शादी वगैरह में कुछ गांव वगैरह में खास कर गाई जाती हैं। जब बारात जब जाती है तो जो औरतें घर पे रहती है वो एक पर्टिकुलर गाना तरीके का गाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब परंपरा अलग अलग है गांव में, जिसकी रस्म अलग अलग है, जिसकी आजकल ज्यादातर संगीत अलग होती है, मेहंदी अलग होते हैं, चार लंबा फंक्शन होता है। हमारे यहाँ से 2 दिन का फंक्शन होता है, लेकिन जो फैमिली मेंबर रिश्तेदार हैं वो 2-4 दिन पहले से ही साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, तो खाना पीना नाच गाना उसी अपना चलते हैं। तो वही हम पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए खाना पीना नाच गाना हो रहा है, तो वो नाच गाना जो है वो शादी वादी का ही बचता होगा, वो आप ही के भाषा के बचते हैं या फिर हमारी भाषा का नहीं, जो अभी हिंदी मूवी वगैरह देखते हैं। अच्छा, वही ठीक है। तो हम बात कर रहे थे शादी या पारंपरिक ड्रेस के बारे में। तो आप लोगों की जो ड्रेस वगैरह के नाम होते हैं वो आपकी भाषा में होते हैं, राइट? आपके शादियों वगैरह में भी या नॉर्मल दिनचर्या में भी क्या स्त्री और पुरुष जो है वो पारंपरिक ड्रेस जो है उनका अलग होता है? शादियों में तो नॉर्मली लोग कोट पैंट लेकिन ऊन के ही पहनते हैं, लेकिन जो आप त्योहारों की बात करते हो उसमें लेडीज और जेंट्स के अलग अलग होते हैं आदमी। पुरुषों में जिस त्योहारों में होता है उनका भी पूजा पांडव पूजा होता है हमारे यहाँ, लॉन्ग घुटने तक आते हैं, एक फ्रॉक टाइप का। उसमें क्या कहते हैं उसको आंगड़ी कहते हैं, आंगड़ी कहते हैं। उसमें भी कमरबंद होता है लेडीजों की तरह, व्हाइट कलर नहीं, लेकिन वो सिर्फ विशेष जब पूजा जिसको देवी देवता आता हो वही पहनते हैं। और जनरली त्योहारों में उनके कोट, उनके पजामी या कोई कल्चर जिसकी हम अपने जाट को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं किसी त्योहारों में, आजकल जगह जगह जाने लगे हैं, उसमें भी वही चीजें, सफेद कोट और सफेद पजामी और सर पे एक टोपी पहन के जाते हैं जेंट्स वाले, और लेडीज है वही कॉलर पहन के जाती है लंबी गाउन वाली। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहती थी कि जैसे अगर हम लोग ऐसे जनजातियों को देखें तो उनके पारंपरिक कुछ काम होते हैं जो वो लोग करते हैं। कहीं पे जैसे मान लीजिए लकड़ी का काम हो गया, कहीं बुनाई का काम हो गया, क्या इस तरीके का कोई पारंपरिक काम आपकी जनजाति के साथ भी जुड़ा जाता है? जी मैम, हमारे यहाँ ऊन का व्यवसाय ज्यादा होता है, क्योंकि हम भेड़ पालन हमारा मुख्य व्यवसाय है पहले। हाँ, ये कि अब दुख की बात है, अब कम होते जा रहे हैं लोग, पढ़े लिख के बाहर जाते हैं, अपने कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऊन निकालते हैं, बहुत कुछ ऊन है गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, कुछ अपने घर के लिए रखते हैं। उसमें हम ग्लव्स, सॉक्स, दस्ताना, स्वेटर, कंबल से लेकर मतलब हर चीज बनाते हैं और बेचते भी हैं उसे, और यही हमारा मुख्य व्यवसाय है। अच्छा, तो जानवरों में सिर्फ भेड़ पालन ही होता है? भेड़, बकरी, घोड़े भी, गाय, ये चीजें जाते हैं, और कुत्ते वगैरह, डॉग्स वगैरह। तो ये सारे जो जानवरों का पालन पोषण है, इसमें जरूरी हमेशा अगर मान लीजिए इनको कोई बीमारी हो गई या कुछ इनके नुकसान हो गया, तो क्या आप लोग पारंपरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या आजकल का जो मॉडर्न मेडिसिन है? आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है वही इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ अभी भी है जो उनके जो भेड़ पालन, अभी जो लोग पुराने लोग अभी भी भेड़ पालन में लगे हुए हैं व्यवसाय में, वो पुरानी जो हम जो इंसान होते हैं आयुर्वेदिक चीजें खाते हैं, आयुर्वेदिक वही आयुर्वेदिक नुस्खा ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कुछ पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, उसमें भिगो के घोड़े गाय की तबीयत खराब उनको पिलाने से उनकी सेहत मतलब लूज मोशन जैसे जो वो सही हो जाता है। उसमें अभी भी है वो चीजें। तो वो उस तरीके का इंफॉर्मेशन या उस तरीके का नॉलेज कौन देता है? कैसे पता चलता है आगे की जनरेशन को? मान लीजिए हम जानना चाहें तो हम किससे बात करें कि ऐसा कहाँ होता है? जैसे आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप नहीं करते हैं ये काम, लेकिन अगर मान लीजिए हम जानना चाहें तो हम कहाँ जाएं? आप जाए, अगर आपको कहीं जाना हो, आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो हमारे पापा के एज के हैं, जो अभी मतलब 50 क्रॉस पे एज जिनकी हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन में आपको शायद मेरे ख्याल से किसी में इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। मैंने भी बचपन में अपने पापा को ये चीजें देते हुए देखा है, इसलिए मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वो बता रही हूँ, मतलब क्या क्या चीजें हैं। अच्छा,
तो जैसे इंसानों जानवर वगैरह के लिए वो लोग पारंपरिक का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने इंसानों के लिए भी इस तरीके का कोई मेडिसिन का सिस्टम है? हाँ जी मैम, बिल्कुल है। उसमें मेडिसिन तो हर तरीके के लिए, कैंसर से लेकर आप जैसे आजकल के टाइम पे जॉइंटिस हो जाता है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, उस सब के लिए इलाज है उसमें। बुखार से लेकर जुकाम, अगर आपके पैरों में मोच आ जाता है उसका भी इलाज है आयुर्वेदिक में। तो इसका ये जो जिस तरीके की मेडिसिन आप लोग यूज करते हैं, मतलब वहां पर पारंपरिक मेडिसिन जो यूज होता है, तो क्या उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो आपके आसपास ही मिलता है? आसपास नहीं मिलता मैम, उसके लिए आपको स्पेशली जैसे अपना सामान पैक करके, बिस्तर वगैरह खाने की चीजें पैक करके, आपको बहुत टॉप पे हिमालय पर्वत कहते हैं वहाँ टॉप पे जाना पड़ता है, 1-2 दिन का सामान पैक करके वहाँ पे। अच्छा। तो उसको एक एक चीजें ढूंढ के आपको, छोटे छोटे पत्तों में होते हैं, एक कोई किसी का पेड़ के जड़ के नीचे मिलेगा आपको, या क्या छोटे घास आप के कोई नीचे। 1-2 एग्जांपल्स दे सकती हैं? 1-2 एग्जाम्पल मैम, एक वो होता है कड़वा कहते हैं, उसको बुखार में काम आता है कड़वा। उसमें बिल्कुल छोटी सी आप जिसकी धनिया अभी उग रहे हो, छोटे छोटे, वो धनिया के पत्ते के बराबर ही होते हैं, और उसके जैसा एक घास भी होता है सेम। तो उसको ध्यान से देख के एक एक करके छाड़ना पड़ता है उसमें निकाल। जिनको पता है कि ये है ये नहीं है, वो तो आसानी से निकालेंगे, लेकिन अगर आजकल के जनरेशन में कभी लोग जाते हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, वो ला नहीं पाएंगे इस चीज को। और कोई दूसरा कोई एलिमेंट जो यूज होता हो मेडिसिन में? मेडिसिन में एक आपको, जिसके आपके पैरों में सूजन आ जाता है या चोट वगैरह लग जाता है, कहीं में भी, हाथ में भी, आपके सर में भी, एक अर्चा आता है, एक पेड़ की टहनी होती है उसमें, पर उसके जैसे सेम आपको उसमें मिलेगा। खाने में यूज होता है पेड़ की टहनी, चाय बनाने में भी यूज होता है उसका, लेकिन उसके लिए उसके खाल में रुइयां जैसे आते हैं उसमें, जिसमें लगाने रुइयां जैसे। पेड़ में अलग पेड़ सेम होगा, लेकिन जिस पेड़ में रुइयां जैसे लगे होंगे वो आप समझ जाएंगे ये अर्चा के लिए यूज होगा। अच्छा। जिसकी शरीर जहाँ आपको चोट लगे, सूजन आ जाता है या कट फट जाते हैं, आजकल की जनरेशन में एंटीसेप्टिक चीजें, डेटॉल वगैरह यूज होते हैं, उसमें वो चीजें लगाई जाती है, सूजन भी कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो ये आज भी चल रहा है वहां पर? हाँ, जो गांव में है अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ जगह में यह कि लोग चोट हो जाए तो जल्दी से ठीक करने के चक्कर में हॉस्पिटल चले जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन गांव में रहने वाले जो एजेड लोग हैं अभी भी वही तो प्रचलन है, जैसे आपको पता है, हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता है अभी, लेकिन अगर आपको पता है, आप हमारी जनरेशन की ही हैं, तो जरूरी, मतलब शायद अभी भी चल रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अभी भी है। अभी आपसे मेरी पहले जब बात हो रही थी तो हमने हमारे जानकारी में है कि आप यहाँ एक भोजपत्र और एक बहुत एक कमल भी मिलता है, ब्रह्म कमल। जी, उनके बारे में थोड़ा बताएं। भोजपत्र और ब्रह्म कमल जो है, जो मेन हमारा गांव है वहां नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है साफ सुथरी जगह में मिल जाते हैं, जहाँ पे कोई पोल्यूशन वगैरह ना जा पाए, धुआं। जैसे घर में बैठते हैं, जाहिर सी बात है सर्दियों में चूल्हा चकौटी करते हैं, चूल्हा और इंसान रहते तो गंदगी तो हो ही जाती है वहाँ पे। वो पहाड़ों में आपको जिससे जहाँ बर्फ पड़ते हैं, अब भोजपत्र की आप बात करें, वो पेड़ के छिलके से निकलते हैं। जैसे पेड़ पुराना हो जाता है, छिलके अपने आप निकल के आ जाते, चलो क्यों पूरा भी नहीं निकाल, अगर किसी ने अपने लालच के लिए पूरा निकाल लिया, पेड़ सूख जाते पूरा। अच्छा। अगर देख रहे कि इसके छिलके एक साइड से निकल रहे हैं, तो आप उसी को निकाल सकते हैं भोजपत्र में। और दूसरी चीज आप क्या कहते हैं, ब्रह्म कमल जो है मिट्टी में नहीं उगते वो। अच्छा। पानी में भी नहीं उगते हैं। अगर आप ऊपर साइड जाओ, आप हिमालय पर्वत पे जाओ, आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे उसमें, सिर्फ आपको मिट्टी के पहाड़ दिखाई देंगे। उसी के बीच में रगड़ होता है, मतलब पत्थरों का पहाड़, छोटे छोटे पत्थर जो गिरे हुए होते हैं, जिस नाले जैसे जहाँ पे बाढ़ आई हुई होती है, नाले जैसे पत्थर के बीच में उगते हैं वो। अच्छा। और उसमें ये मान्यता भी है, लेकिन मान्यता क्या, मैंने खुद भी देखा हुआ है, जब हम गए थे घूमने के लिए, आप ब्रह्म कमल लेने के लिए जाते हो, आप तुरंत ब्रह्म कमल नहीं तोड़ के ला सकते हो। ब्रह्म कमल आपको सिर्फ अगर हम 7-8 लोग ग्रुप में जाते हैं, जिसको पहले ब्रह्म कमल मिल गए, उसकी पहले पूजा करनी होगी आपको। अच्छा, जिसको पहले मिला? हाँ। अच्छा, वो पूजा करेगा उसको तोड़ेंगे नहीं। उसके आगे जाके फिर हम जितना ब्रह्म कमल मिला आप तोड़ के ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करने से आप पहले एक ब्रह्म कमल तोड़ोगे, तुरंत बारिश हो जाती है वहीं पर। और ये है, अभी भी है। अच्छा। पहले मैं इन चीजों में मानती नहीं थी, जब मैंने खुद देखा है ये चीजें। तो क्या ये आपकी संस्कृति के जाड़, अगर मान लीजिए जाड़ जनजाति जी या जाड़ बोलने वाले लोगों की संस्कृति में भी ब्रह्म कमल और भोजपत्र का इम्पोर्टेंस है, या ये पूरे उत्तराखंड में? नहीं, उत्तराखंड में है। अच्छा। उत्तराखंड में आप जैसे चमोली साइड जाते हो, वहां पे भी आप किसी से, भोजपत्र का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ब्रह्म कमल है वहां पे।
और एक चमोली पौड़ी साइड भी, वहाँ पे भी आपको, पर वहाँ जाते नहीं है लोग, वहाँ पे जड़ी बूटी होते नहीं है, लोग पहाड़ों पे चढ़ना कम पसंद करते हैं, लेकिन ब्रह्म कमल है अभी भी, वहाँ में भी पूजा होती है। हमारी फ्रेंड है, बताते हैं जी ब्रह्म कमल किसी को मिल गए तो पूजा करके ही लाते हैं। अच्छा, हाँ। उसका इस्तेमाल क्या होता है फिर? ब्रह्म कमल का इस्तेमाल जनरली हम भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन सूख जाने के बाद हम घर के दरवाजा पे या किनारे पे रख देते हैं, उससे नेगेटिविटी नहीं आती घर में। जी आजकल नजर दोष वगैरह नेगेटिविटी जो इंसान के अंदर सो जाए तो वो नहीं आती है घर में रखने से। किसी मेडिसिनल उसमें इस्तेमाल होता है, आपने सुना हो? हाँ, मेडिसिन उसमें नहीं, लेकिन धूप में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हमारे घर में है, पुराना हो गया, सूख जाते पूरा, तो आपको हमारे यहाँ जड़ी बूटी का ही धूप लगता है उसमें। अच्छा। हाँ, तो अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती हाँ, जैसे मतलब पत्ती ही है, उसको सुखा के कोयला के ऊपर रख दो या फिर माचिस डाल के आपको थोड़ा जला लो, फिर उसको बुझा लो। उसमें आपकी पोल्यूशन नहीं होते, जैसे जनरली आप अगरबत्ती चाहता है तो काला धुआं निकलते हैं, उसमें ये चीजें नहीं होती है। स्मेल भी अच्छी करनी, खुशबू फैलाएगी सब जगह, लेकिन सफेद धुआं निकलता है उसमें। अच्छा, जब हम लोग पूजा के बारे में बात कर रहे थे, आपके यहाँ पूजा पाठ में भाषा कौन सी इस्तेमाल होती है? क्या जाड़ भाषा में ही मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं या नहीं? मंत्र नॉर्मल हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत। जैसे अब भगवान से हम कभी बात करना हुआ, जैसे कभी हम नाराज भी हो जाते हैं भगवान से, कुछ चीजें हमारे मन की नहीं हुई तो हम अपनी भाषा में भगवान से बात करते हैं। अच्छा, वो हाँ, जैसे कोई भी अगर पर्सनली बात करना चाहे उनसे, लेकिन पूजा पाठ वगैरह में जो वो हिंदी में ही करते जी, पंडित को बुला लिया। भगवान की कोई आकृति या किस रूप की उनकी पूजा करते हैं? अभी भगवान की अभी रेणुका देवी जी है हमारे, और पूरे गांव की देवी है, और पर्सनली अपने घर में हर किसी का अपना अपना देवी अलग अलग होती है। जैसे अपने थोक के अलग हो, इनके अलग हो, कोई पांडव पूजा होता है कि नहीं, किसी के यहाँ द्रौपदी की पूजा होती है, किसी के यहाँ युधिष्ठिर की पूजा होती है। अच्छा। अलग अलग किसी यहाँ देवी, जैसे नंदा देवी, किसी में सुरकंडा देवी, अलग अलग इष्ट देवता अलग अलग है, लेकिन पूरा गांव का एक ही देवता है, वो भी जो मेन देवी रेणुका देवी जी है। अच्छा। उसी की पूजा करते हैं। अच्छा, तो ये जो पांडव पूजा आपके यहाँ होती है, किस वजह से पांडवों का और जाड़ लोगों, क्योंकि मतलब मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि पांडव पूजा होती है कहीं पे, तो पांडव लोगों का और जाड़ लोगों का कोई संबंध आपको पता हो? नहीं, जाड़ और पांडव के संबंध की बात नहीं, हमारे यहाँ भी होती है, और हमारे यहाँ के आसपास जो गांव भी है, आप जैसे जौनसारी शहर, राजी शहर आप लोग गए होंगे, वहाँ भी पांडव पूजा होती है। कई गाँव में पांडव पूजा अभी भी हो रही है। मैं जैसा मैं आपको बता रही, अलग अलग देवी देवताओं अलग पूजा होते हैं, सब जगह होती है ये चीजें। अच्छा, तो कोई इस तरीके का कोई सिर्फ जाड़ जनजाति के साथ कोई संबंध नहीं है? नहीं। उत्तराखंड में होती है। ठीक है। आप उत्तराखंड में एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हैं? उत्तराखंड में एग्जैक्टली जो हमारी जो पूर्वजों का जगह है वो गंगोत्री के पास है, अर्चल गोगोरी के नाम से। उसके बाद हम एक सीजन में हम नीचे आके उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में रहते हैं, ढूंढा नाम से रहते हैं। वहाँ पे क्यों बर्फबारी हो जाती है तो खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिलती है, खेती बाड़ी होती नहीं है बर्फबारी की वजह से, इसलिए घर बंद करके हम नीचे साइड गांव में आ जाते हैं, दूसरे गांव में। तो वो आपके गांव का नाम क्या है? बीरपुर ढूंढा। बीरपुर ढूंढा। और जिस गांव में आप आते हैं, जो प्रॉपर हमारा मेन गांव है वो हमारे है हर्षल बगोरी। अच्छा, और जब सर्दियों में जब आ जाते हैं नीचे गांव में, उसका नाम क्या है? बीरपुर ढूंढा। अच्छा, उसका नाम है बीरपुर ढूंढा। कितने लोग होंगे आप लोग? अभी इस टाइम प्रेजेंट में अभी सारे लोग ढूंढा में इकट्ठा है, तो कम से कम ये 3-4 लाख तो होंगे। अच्छा, क्योंकि ढूंढा कस्बा है, गांव से भी बड़ा है, कस्बा है। नहीं, आप लोग अगर जो जैसे आपके गांव में आप कह रहे हैं कि 3-4 लाख जाड़ स्पीकर्स हैं आज की डेट में, वो लोग जाड़ बोल पाते हैं? सभी नहीं बोल पाते हैं। अब जो पुराने लोग बचे हुए हैं वही बोलते हैं, जो उनके जो बच्चे हैं वो बोल पाते हैं। जो बच्चे अभी नए जनरेशन के हो रहे, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो नहीं बोलते हैं। जब हम दोस्तों के साथ भी जाते हैं हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो आपके गांव में कितने लोग हैं? लोग यही, जिसके बड़े लोग बात करें तो यही 2-2.5 हजार जो बड़े लोग बचे हैं जो बोलने वाले हैं हमारे। आपके गाँव में ये आपके गाँव का पॉपुलेशन है? वही 2-2.5 लाख होंगे लोग। ओह अच्छा, 2-2.5 लाख लोग, ठीक है। और एक बात ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपकी भाषा का इस्तेमाल आप लोग घर पे करते हैं, आपने बताया कि जैसे बाहर होता है तो सिर्फ अगर जाड़ 2 लोग हैं तो वो अकेले में ही बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अब आसपास कोई है तो जाड़ भाषा में नहीं बात करेंगे, है ना? स्कूल वगैरह में भी आपने कभी देखा है? नहीं मैम, क्या जाड़ भाषा का कोई लिखित रूप है? लिखित रूप नहीं है। अच्छा,
हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या आपकी कम्युनिटी, आपने बताया कि आज के जनरेशन के लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं या फिर कोई बोलने का उनके पास इंसेंटिव नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मान लीजिए हम आपकी भाषा में काम होता है और आप भी कुछ करती हैं उस अपनी भाषा में, तो क्या ये इंटरेस्ट वापस से बच्चों में आ सकता है? हाँ मैम, आप ये बहुत मतलब आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं 2-3 साल से मैं भले ही काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं टच में रह रही हूँ। आजकल फेसबुक नेट का जमाना है। अब धीरे धीरे जो है, जो हमारे जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, बाहर रहते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, जी, फेस्टिव कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, फेस्टिवल के दिन वो आके अपना त्योहार जरूर अटेंड करते हैं और अपने जो कल्चर के ड्रेस वगैरह पहनने में कोई एतराज नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा। और बातें भी वही करते हैं, अपनी लैंग्वेज की, जाट की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप भी इस तरफ कुछ करना चाहेंगी? हाँ। आपने कुछ सोचा है? मैं चाहती हूँ कि अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है या फिर किसी से जुड़ जाते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सेव करके आने वाला जनरेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। जो जाट स्पीकर्स हैं, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, छोटे में थोड़ी बहुत भाषा जो है जाट की सिखाई जाए। ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप काम करना चाहती हैं अपनी भाषा में, तो क्या इसके लिए आप किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं? हाँ मैम, मैं पहले लखनऊ आई थी किसी काम से, तो मैंने यहाँ से लिंग्विस्टिक में पीजी किया, डिप्लोमा की है। उसके बाद हमारे मैम के साथ मैंने इंडियन लैंग्वेज पे थोड़ा काम किया जाट स्पीकर्स में, और उन्हीं के थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़कर अपनी लैंग्वेज पे और काम करूँ, मैं लैंग्वेज को सेव करने के लिए। और मैं मैम के साथ, आप लोगों के साथ सेल में भी जुड़ी हुई हूँ। मैं आगे इसमें और ज्यादा काम करना चाहती हूँ, जितना मुझे हो सके मुझसे। अंजना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये वीडियो करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आपके यहाँ पर भी यूट्यूब वगैरह पर लोग अपने गीत गा के और डांस वगैरह कर आजकल अपलोड कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो, ताकि आपकी संस्कृति के बारे में, आपकी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत लोग आपसे जान सके, और आप जो करना चाहती हैं आगे अपनी भाषा के संबंध में, हम चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये आपका पहला कदम हो और इससे भी आगे आप जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।